नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। जैसा कि आज हिंदी के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि वर्णमाला का टॉपिक और ये एसएससीजीडी के अलावा जितनी भी एग्जाम में हिंदी आती है, चाहे वो एमपीएसआई की बात करें, यूपीएसआई की बात करें या पुलिस में, जैसे यूपी पुलिस में भी आती है, पटवारी में, सभी के लिए है। और शुरुआत जो है वो किससे है, तो वर्णमाला से है। वर्णमाला के बाद फिर और भी जो टॉपिक है उन सबको भी देखना है। अगर वर्णमाला की बात की जाए तो सबसे पहले परिभाषा से कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को, व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों का व्यवस्थित जो होगा वो वैज्ञानिक तरीके से होगा। और कौन सा अक्षर किसके बाद आएगा, का के बाद खा आएगा, छोटे आ के बाद बड़ा आएगा, तो यहाँ पर क्या चलता है, एक वैज्ञानिक रूप चलता है। अब एक बात याद और रखेंगे कि इसमें एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं स्वर। क्या होता है, स्वर। और एक शब्द जो होता है वो होता है व्यंजन। अगर ये दोनों को देखा जाए, स्वर और जो व्यंजन, ये किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये वर्ण के ही रूप हैं। अगर ये प्रश्न आ जाता है कि वर्ण के कितने रूप हैं, तो वर्ण के दो रूप हैं। एक कौन सा होता है, स्वर, और एक कौन सा होता है, व्यंजन। स्वर को देखा जाए तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं, जिसमें स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वरों की सहायता ली जाती है, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, वो सब के सब व्यंजन कहलाते हैं। याद रखें कि जिस स्वतंत्र रूप से कैसे बोला जाता है। जैसे अगर देखा जाए छोटा आ, तो छोटे आ को जब हम देखते हैं तो किसमें केवल छोटा आ ही बोला जाता है। जैसे बड़ा आ है, जैसे छोटी ई है, जैसे बड़ी ई है, तो इन सबको बोलते हैं, तो इसमें और किसी का उच्चारण नहीं होता है। लेकिन जब हम व्यंजन को देखते हैं तो जैसे बोल रहे हैं का, तो जब भी का को बोलते हैं तो का के अंतिम में एक ध्वनि छिपी होती है, जो किसकी होती है, जो एक प्रकार से स्वर होती है। और वह ध्वनि हमेशा क्या होती है, वह हमेशा छोटा आई होती है। तो एक प्रश्न भी आता है कि व्यंजन में कौन सी ध्वनि छिपी रहती है, तो व्यंजन में छोटे आ की ध्वनि क्या है, छिपी रहती है। कि हमें क्या रखनी है, बात को याद रखना है। अब बात आती है, एक आपने और देखेंगे, एक यहाँ पर एक शब्द और है जिसे कहते हैं अक्षर, और एक यहाँ पर शब्द है जिसे क्या कहते हैं, ध्वनि। अच्छा, अक्षर हो गया, ध्वनि हो गया, और एक क्या होता है जिसे कहते हैं वर्ण। और एक शब्द और है जिसे कहते हैं पद। और एक शब्द और है जिसे कहते हैं शब्द। तो इनके बारे में देखना है कि अक्षर, ध्वनि, वर्ण, पद और शब्द में क्या अंतर है। तो ये तो मालूम ही है कि वर्ण क्या होता है, जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, या जो भी कह देते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। और इसी ध्वनि को क्या कहते हैं, इसी ध्वनि को क्या कह देते हैं, वर्ण कहते हैं। कई सारे विद्वान ने तो ये भी बताया है कि वर्ण जो होती है वो एक लिखित इकाई है। कैसी इकाई है, लिखित, जो लिखी गई है वो ही क्या है, वर्ण है। और जो अक्षर जो होती है, जो एक प्रकार से क्या होती है, मौखिक इकाई है। ये भी कह सकते हो कि अगर का को बोल रहे हैं, जैसे जो का है, अगर इस का को बोल रहे हैं तो ये क्या है, वर्ण है। और यही का को अगर केवल वो का को अगर लिख रहे हैं तो क्या है, वर्ड है। और का को अगर बोल रहे हैं तो ये क्या बन जाता है, अक्षर बन जाता है। और जब बोलते हैं तो यही प्रकार से क्या बनती है, तो एक प्रकार से ध्वनि हो जाती है। अब एक है शब्द यहाँ, एक यहाँ पद दिखाई दे रहा है, और एक क्या दिखाई दे रहा है, शब्द। इसमें क्या अंतर है। अगर शब्द की बात की जाए तो जैसे ये लिखा हुआ है राम है, और क्या है, श्याम है, और क्या है, मोहन है, और भी कई सारे हो सकते हैं। तो ये सब के सब क्या होते हैं, शब्द होते हैं। पद क्या होता है कि अगर जैसे लिखा हुआ है राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, तो इसमें भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमें राम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ अगर किसी वाक्य में ये लिख के आ जाए तो ये क्या बन जाता है, पद बन जाता है। और ये अगर अलग 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 दिखाई दे रहा है तो इसी को हम क्या कह देते हैं, शब्द कह देते हैं। शब्द में और पद में क्या अंतर है कि अलग अलग दिखाई दे तो वो क्या है, शब्द है, और यह किसी वाक्य में आ जाता है तो इसको क्या कहते हैं, पद कहते हैं।
अब बात आती है, अगले की बात करें कि जैसे एक यहाँ प्रश्न और है कि जो अक्षर होता है, कौन सा है, अक्षर होता है, ये अक्षर कितने प्रकार का होता है। अक्षर को अविनाशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अविनाशी। अविनाशी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका कभी विनाश नहीं हो सकता। अक्षर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है जिसे कहते हैं वद्दा अक्षर, और एक होता है जिसे कहते हैं मुक्ता अक्षर। तो याद रखेंगे, एक होता है वद्दा अक्षर और एक होता है मुक्ता अक्षर। जिनके अंत में, अगर मुक्ता अक्षर की परिभाषा देखी जाए तो क्या है, जिनके अंत में स्वर हो, जिनके अंत में क्या हो, स्वर हो, वो सबके सब क्या कहलाते हैं, मुक्ताक्षर। और जिनके अंत में हलंत हो, क्या हो, हलंत हो, या ये भी कह सकते हो कि जिनके अंत में व्यंजन हो, वो सबके सब वर्गाक्षर कहलाते हैं। तो इनकी सिंपल सी परिभाषा है, जिनके अंत में स्वर हो वो मुक्ताक्षर, और जिनके अंत में हलंत हो वो क्या कहलाते हैं, वर्गाक्षर कहलाते हैं। कैसे, जैसे एक शब्द लिखा है क्या, सीता। और जब सीता को अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट में क्या है, बड़ा आ है। तो अगर बड़ा आ है और बड़ा आ क्या होता है, स्वर होता है, तो यह फिर बोलो क्या बन गया, मुक्ताक्षर बन गया। अगर इसको अलग करोगे तो अलग कैसे लिखेंगे, सा लिखेंगे। सा तो व्यंजन होता है, व्यंजन में क्या है, हलंत है, हलंत लगा देंगे तो इसकी बड़ी वो ई की मात्रा क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। फिर क्या लिखेंगे, ता लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, फिर कौन सा आ, बड़ा आ क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अंत में यहाँ से भी दिखाई दे रहा है और अंत में यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, तो ये प्रकार से क्या हो जाते हैं, मुक्ता अक्षर हो जाते हैं। जैसे एक और देखते हैं, जैसे लिखा है राम। अच्छा, राम में क्या है कि अंत में दिखाई नहीं देगा आपको, क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि माँ जो है व्यंजन है और इसी में क्या होता है, छोटा आ छिपा होता है। तो इसको अलग करके देखेंगे तो रा लिखेंगे और रा में हलंत लगाएंगे, कौन सा आ, बड़ा आ। फिर क्या लिखेंगे, माँ, माँ में हलंत लगाएंगे, कौन सा आ, छोटा आ। अच्छा, अंत में देखो क्या है, छोटा आ है, तो यही भी एक प्रकार से क्या हो जाएगा, मुक्ता अक्षर हो जाएगा। तो मुक्ता अक्षर की परिभाषा क्या हो गई, जिसके अंत में स्वर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मुक्ता अक्षर। अब बद्ध अक्षर देख लेते हैं, बद्ध अक्षर क्या होता है, जिसके अंत में हलंत लगा होता है। जैसे एक लिखा होता है क्या, जगत। क्या लिखा है, जगत, और इसके अंत में क्या लगा हुआ है, इसके अंत में देखो, जगत के अंत में हलंत लगा हुआ है। तो इसको जब अलग, या तो यहाँ से पहचान लो, क्या हलंत लगा हुआ है तो हलंत वाला ही क्या कहलाता है, बद्ध अक्षर कहलाता है। या फिर इसको अलग करो, तो अलग करोगे तो जा है, जा के बाद क्या आएगा, छोटा आ, फिर क्या आएगा, गा, गा के बाद क्या आएगा, छोटा आ, फिर क्या आएगा, ता। लेकिन ता कैसा, आधा। तो आधे में तो फिर स्वर निकलता ही नहीं है, तो इसमें अंत में क्या आ गया, हलंत आ गया। तो इस वाले को हम क्या कहते हैं, इस वाले को बद्ध अक्षर कहते हैं। ऐसे कई सारे देख सकते हैं। तो ये अक्षर की जो परिभाषा थी कि अक्षर को कैसे देखा जाता है, वो यही है। अब बात आती है कि जो वर्णमाला होती है, जब वर्णमाला को पढ़ते हैं तो वर्णमाला में कितने, यहाँ पर अगर देखा जाए कितने वर्ण होते हैं, तो याद रखेंगे वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। परंपरागत रूप से प्रश्न आता है ये। अगर 52 में देखा जाए तो यहाँ पर भी बटे हुए हैं, इसमें कुछ व्यंजन की संख्या है और कुछ देखा जाए तो स्वर की संख्या है। इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि वर्णमाला जो है वो एक प्रकार से देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि क्या होती है, देवनागरी लिपि जो है वो हमेशा बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती है। जैसे इधर से बाएं से दाएं लिखी जाएगी, इधर से प्रारंभ करेंगे, इधर से क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि वर्णमाला जो है या भाषा जो है वो कौन सी लिपि में है, तो देवनागरी लिपि, और देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। अब बात आती है यहाँ पर, जब वर्ण पढ़ते थे तो वर्ण को कितने भागों में बांटते थे, तो वर्ण को दो भागों में बांटते थे, जिसमें एक होता था स्वर और दूसरा क्या होता था, दूसरा होता था व्यंजन। प्रश्न ये आता है कि जो स्वर होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और जो व्यंजन होते हैं जिनमें स्वर की सहायता ली जाती है, स्वर का अगर प्रश्न ये आ जाता है कि स्वर की संख्या कितनी है, तो अगर ऐसे प्रश्न आ जाए कि उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से कितने स्वर हैं, तो याद रखेंगे उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर हैं। अगर प्रश्न ये आता है कि स्वर की संख्या कितनी है, तो स्वर की संख्या कितनी है, तो 11 है। और अगर ये प्रश्न आ जाता है कि कुल स्वर कितने हैं, तो हमें ये भी याद रखना है कुल स्वर की संख्या 13 है। और अगर प्रश्न ये आ जाता है
कि परंपरागत रूप से स्वर की संख्या कितनी है, तो यहाँ भी कितनी है, 13 है। अब हम ये देखेंगे कि जो उच्चारण की दृष्टि से 10 होते हैं वो 10 कौन कौन से हैं, और स्वर जो है फिर 11 कौन से, एक कौन सा बढ़ गया, यहाँ दो कौन से बढ़ गए हैं। तो अगर उच्चारण की दृष्टि से जब भी देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, उच्चारण। अगर उच्चारण की दृष्टि से जब भी देखते हैं तो एक तो होता है यहाँ पे क्या, छोटा आ, जो उच्चारण की दृष्टि से होता है। दूसरा होता है बड़ा आ, फिर क्या होती है, छोटी ई, फिर क्या होता है, बड़ी ई, फिर क्या है, छोटा ऊ, फिर है बड़ा ऊ, और फिर क्या है, ई। अभी संख्या देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7। इसके अलावा एक होता है ए, फिर एक क्या होता है अ, और एक होता है ओ, और एक क्या होता है औ। तो जब हमें याद रखने हैं। अब ये इनकी संख्या जो है वो देखते हैं कितनी हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, उच्चारण की दृष्टि से तो 10 होते हैं, तो एक जो है इसको हटाना पड़ेगा। तो एक जो है वो कौन सा हटाना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा, री। री नहीं होता, क्योंकि री जो होता है वो तो जब यहाँ पर स्वर आप 11 पर होगे तब होगा। तो अभी जो संख्या 10 हो गई है, अब जो री वाला है वो यहाँ पर कौन सा बन जाता है, तो वो बन जाता है 11वां। इसके अलावा अगर कुल स्वर की बात करते हैं कि जब कुल स्वर होते हैं तो कौन, 13 हो जाते हैं। तो 11 तो ये थे ही, दो जो बढ़ जाते हैं वो कौन से हो जाते हैं, तो एक हो जाता है अंग, और एक हो जाता है आहा। मतलब एक आके ऊपर बिंदु है, और एक आके बाद में बिंदु है। ये हमें बात को क्या रखना है, याद रखना है। तो परंपरागत रूप से भी कितने हैं, 13, तब ये तो हो जाते हैं। और 11 में कौन सा जुड़ जाता है, तो री जुड़ जाता है। अब एक प्रश्न ये आता है यहाँ पर कि जो मात्रा होती है, मात्रा, एक मात्रा का और पढ़ते हैं। तो मात्रा क्या होती है, और मात्रा कितने प्रकार की होती है। तो याद रखेंगे मात्रा दो प्रकार की होती है, जिसमें एक होती है जिसे कहते हैं लघु मात्रा, और एक दूसरी होती है जिसे कहते हैं दीर्घ मात्रा। कौन कौन सी मात्रा होती है, तो दो प्रकार की मात्रा होती है। एक होती है लघु मात्रा और एक होती है दीर्घ मात्रा। और मात्रा की परिभाषा क्या है, मात्रा की परिभाषा है किसी वर्ड को या किसी शब्द को बोलने में जो समय लगता है, उसी समय को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द है जिसमें छोटी की मात्रा भी है और कहीं बड़ी की मात्रा भी है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जैसे लिखा है जिस सीता, क्या लिखा है, सीता, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा है। और अगर यही छोटी की मात्रा लगा देंगे तो समय कैसा लगेगा, कम लगेगा। जैसे लिखा है विकास, जैसे एक शब्द लिखा है कौन सा, विकास। तो विकास में देखोगे तो छोटी की मात्रा है, और छोटी की मात्रा है तो समय कम लेगी, तो इसको कहते हैं लघु मात्रा का हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा, तो दीर्घ मात्रा का हो जाएगा। तो मात्रा का प्रश्न आ जाए कि मात्रा कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की। और कौन कौन सी होती है, तो लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा। मात्रा की परिभाषा क्या है, किसी वर्ड को या किसी शब्द को बोलने में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। एक प्रश्न और आता है कि मात्रा की संख्या कितनी होती है। तो याद रखेंगे मात्राओं की संख्या 10 होती है। अच्छा, वो 10 किस किस की होती है, जो 10 मात्राएं वो किसकी होती हैं, तो याद रखेंगे छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। बड़े आ की मात्रा होती है, छोटी की, बड़ी की, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। हाँ, और री की भी मात्रा होती है। तो ये याद रखना, कई लोग क्या करते हैं, छोटे आ की मात्रा तो कह देते हैं, री की मात्रा भूल जाते हैं। तो एक बढ़ जाती है, घट जाती है, लेकिन मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो मात्राओं की जो संख्या है वो हमेशा हम याद रखेंगे कितनी होती है, तो 10 होती है। मात्रा प्रकार कितने होते हैं, तो दो होते हैं। तो ये क्या है, प्रकार है, और ये क्या है। चलिए अब अगली बात सुन लेते हैं। तो यहाँ तक हो गया। हाँ, एक प्रश्न आता है यहाँ पर, जब आप इसको देखोगे कि स्वर वर्णों के भेद पढ़ते हैं, तो टॉपिक है स्वर वर्णों के भेद। जब भी प्रश्न आए स्वर वर्णों के कितने भेद हैं, तो याद रखेंगे स्वर वर्णों के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। जिसमें एक होता है जिसे कहते हैं लघु वर्ण, क्या कहते हैं, लघु वर्ण। और एक दूसरा होता है जिसे कह देते हैं दीर्घ वर्ण। पहला है लघु वर्ण, और दूसरा है दीर्घ वर्ण। और एक तीसरा होता है जिसे कहते हैं प्लुत वर्ण। तो हमेशा याद रखना कि अगर जब भी प्रश्न आए कि स्वर वर्णों के कितने भेद हैं, तो स्वर वर्णों के 3 भेद हैं। नंबर 1 लघु वर्ण, नंबर 2 दीर्घ वर्ण, और नंबर 3 प्लुत वर्ण।
यहाँ से हमेशा प्रश्न आता ही है कि इनमें से कौन सा लघु वर्ण है, कौन सा दीर्घ वर्ण है और कौन सा प्लुत वर्ण है। अच्छा, लघु वर्ण का एक नाम और सुनो। लघु वर्ण का एक नाम है जिसे कहते हैं मूल स्वर। ये पूछ सकते हैं, पता पड़े मूल स्वर से ही प्रश्न बन जाए। इसका एक नाम और है, इसे कहते हैं एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर। और इसका एक नाम और है, इसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। तो याद रखेंगे पहली बात तो, इसके नाम कितने हो गए, तो नाम हो गए तीन: ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर और लघु स्वर। चार नाम हो गए इसके। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या होती है, इनके नाम क्यों पड़े? परिभाषा इसकी होती है कि जिनको बोलने में कम समय लगता है वे सबके सब क्या है, लघु वर्ण है। कौन कौन से हैं? जैसे एक तो होता है छोटा आ, एक होती है छोटी ई, एक होती है क्या यहाँ पर छोटा ऊ, और एक क्या होता है री। अच्छा, इसके नाम भी चार हैं। एक दो तीन चार नाम, और संख्या भी कितनी है, और संख्या भी इसकी है चार: छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। क्योंकि जब छोटे आ और बड़े आ को देखते हैं तो बोलने में जिसमें कम समय लगता है वही लघु वर्ण होता है। तो छोटे आ बड़े आ में, छोटे आ में समय कैसा लगेगा, लगेगा। छोटी बड़ी, छोटी में समय कैसा लगेगा, कम लगेगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ में, छोटा ऊ में समय कैसा लगेगा, कम लगेगा। लेकिन री क्या है कि हिंदी में जो री होती है वो एक ही होती है, और संस्कृत में जो री होती है वो कितनी होती है, दो होती है। तो यहाँ तो एक ही है तो हमने एक ही रख दी, तो इसलिए इनकी संख्या कितनी हो गई, चार हो गई। तो जब भी प्रश्न आए कि लघु वर्ण की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे कितनी है, चार। और इनके नाम भी कितने हैं, चार। अच्छा, नाम क्यों पड़े थे, मूल क्यों पड़ा था? मूल वो होता है जो शुरुआत में हो, तो पहले छोटा ही था, तो छोटे आ से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, तो इसलिए मूल पड़ गया। एक मात्रा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें सब में मात्रा कितनी होती है, तो एक ही होती है। ह्रस्व क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे सब कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। अब बात आती है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का एक नाम है जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं संधि स्वर। इसका एक नाम और है, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। संधि मतलब होता है कि जो दो से मिलकर बनती है उसी को क्या कहते हैं, संधि। और द्विमात्रिक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जब दो से मिलकर बनेगी तो फिर अलग अलग मात्रा हो जाएंगी, द्विमात्रिक हो जाएंगी, तो इसलिए नाम क्या पड़ गया, द्विमात्रिक हो गया। जैसे इसके चार नाम है, इसके तीन ही नाम है। अच्छा, ये कौन कौन से होते हैं, जिसमें एक होता है क्या, बड़ा आ, एक क्या होता है, बड़ी ई, और एक क्या होता है, बड़ा ऊ। जो बड़ा आ होता है ये आ और आ से मिलकर बनता है तो बन गया। ये बड़ी ई होती है तो ई और ई से मिलकर बनती है। और बड़ा ऊ होता है तो ऊ और ऊ से मिलकर बनता है। जो दो से मिलकर बने वही तो संधि स्वर है। अलग अलग मात्रा हो तो नाम क्या पड़ेगा, द्विमात्रिक स्वर। तो इनमें और इनमें यही तो क्या है, अंतर है। लेकिन अभी ये पूरे नहीं हुए हैं, अभी और भी हैं। अभी आप इसी में एक भाग और पढ़ोगे, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं संयुक्त स्वर। ये संयुक्त स्वर अलग से नहीं है, ये संयुक्त स्वर इसी का भाग है। लेकिन पूर्ण रूप से ये दीर्घ नहीं है, दीर्घ अलग है, संयुक्त अलग है। संयुक्त वो होता है जो दो असमान स्वरों से मिलकर बनता है। दो असमान स्वरों से मिलकर जो बनता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को संयुक्त स्वर कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं, तो इनकी याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी संख्या कितनी होती है, तो चार होती है। जिसमें एक होता है ए, और एक क्या होता है ए, और एक यहाँ पर क्या होता है ओ, और एक यहाँ पर क्या होता है तो आओ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे जब संधि पढ़ेंगे तो एक संधि गुण और एक वृद्धि संधि इसी से होती है। जो ए है, ये ए जो बनता है इसको बोलेंगे सही, इसको ए नहीं बोलते, इसको बोलते हैं आई। तो आ और ई, इसको अय नहीं बोलते, इसको ए नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अय। तो आ और ए। इसको ओ नहीं बोलते, इसको बोलते हैं औ। तो आ और उ। और इसको बोलते हैं औ। तो आ और उ। तो याद रखेंगे इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या चार है। अय, तो आई, अय, औ, औ। और इनकी परिभाषा क्या हो गई, इनकी परिभाषा बताई थी कि दो असमान स्वरों से मिलकर बनते हैं। देखो असमान का मतलब ये दोनों कैसे हैं, अलग अलग से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन ये आते किस में, इसी में आते हैं। क्यों आते हैं, इसलिए आ जाते हैं क्योंकि ये भी दो से मिलकर बने हैं, ये भी दो से मिलकर बने हैं। ये बस समान से मिलकर बने हैं, ये कैसे हैं, असमान से मिलकर बने हैं। और ये किसी से मिलकर नहीं बनते। अब बात आती है एक और है प्लुत वर्ण, या अपन ये भी कह सकते हो
प्लुत स्वर भी कह सकते हैं इसको। इसको वर्ड की जगह आप यहाँ पर दीर्घ स्वर भी बोल सकते हो, यहाँ लघु स्वर भी बोल सकते हो, इन किताबों में दिया है। यहाँ प्लुत स्वर भी बोल सकते हो। अच्छा, देखा जाए जो प्लुत होता है जिसको बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, जैसे आ को बोलेंगे तो कम समय, बड़े आ को बोलेंगे तो ज्यादा समय है। लेकिन अगर कहीं ओम बोलते हैं तो ओम को बोलने में तो उच्चारण ध्वनि बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, इसलिए ओम को बोलते हैं तो ओम उच्चारण ध्वनि हमेशा कैसी रहती है, तेज होती है। अगर किसी का संबोधन करते हैं, संबोधन का अर्थ होता है किसी को बुलाते हैं, तो जब किसी को बुलाते हैं, कोई व्यक्ति दूर खड़ा हुआ है तो वहां उसको संबोधन करके बुलाया जाता है। जैसे कोई लड़के दूर खड़े हैं तो उसको बुलाते हैं, अरे 3 लड़के इधर आइए, तो ये सबके सब किसमें आते हैं, संबोधन आते हैं। नाटक एकांकी में भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, नाटक एकांकी में भी प्लुत वर्ड का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब इसके अलावा एक चीज और सुन लो जो पूछी गई है, एक बार यूपीएसआई के एग्जाम में आया था कि जैसे शब्द लिखा है अरे, क्या लिखा है, अरे, और अरे ऐसे लिखा है, तो ये तो क्लियर हो गया कि एक ही मात्रा लगी है, तो ए आ गया तो ये धीरे हो गया। लेकिन इसी अरे को अगर हम चेंज करें, जैसे कोई सी व्यक्ति से हमने कहा कि अरे और उसने नहीं सुना, तो वहां पर हम अपनी ध्वनि को तेज कर देंगे, तो वहां पर क्या कहेंगे, अरे, तो हमारी ध्वनि तेज हो गई। लेकिन अगर ये अरे ऐसे लिख जाता है, ऐसे करके, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक ही मात्रा को ध्वनि तेज है, और जहाँ ध्वनि तेज हो जाती है वहां प्लुत वर्ड हो जाता है। तो अरे अगर ऐसे आ जाए तो ये क्या है, प्लुत वर्ड या प्लुत स्वर है। तो आगे अरे ऐसे आ जाए तो क्या है, दीर्घ है। जैसे कहते हैं नहीं सुनो, ये कहते हैं सुनो, और ये कहते हैं सुनो, देखो, तो ये सब के सब किसमें आ जाते हैं, सब के सब यहाँ पर प्लुत वर्ड या प्लुत स्वर में आ जाते हैं। तो यहाँ ऐसे करके इसमें क्या बन जाते हैं, प्रश्न की संख्या बन दी जाती है। यहाँ से प्रश्न कई बार आए हुए हैं। अगली बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे चीजों को। अगर अगला देखा जाए, तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि जो जाति के आधार पर, अगर ऐसे पूछा जाए कि जाति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, तो अगर पूछा जाता है कि स्वरों के जाति के आधार पर कितने भेद हैं, तो याद रखना, जाति के आधार पर स्वर दो ही प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है जिसे कहते हैं क्या, सजातीय स्वर, और एक होता है जिसे कहते हैं विजातीय स्वर। एक होता है सजातीय स्वर और एक क्या होता है, विजातीय स्वर। सजातीय स्वर वे होते हैं जो एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही जाति के हैं, वो सबके सब क्या कहलाते हैं, सजातीय स्वर। और विजातीय स्वर क्या होते हैं, जिनकी कैटेगरी कैसी है, अलग अलग है। जैसे देखा जाए, जैसे कह दिया क्या, छोटा आ और बड़ा आ, ये कैसे हैं, ये सजाती हैं। जैसे छोटे आ से ही फिर बड़ा बना हुआ तो एक जैसे दिखाई दे रहा है, जो एक जैसे दिखाई दे वही सजाती हैं। और जो अलग अलग दिखाई दे, जैसे छोटा आ और क्या हो गया, छोटी ई, तो जो अलग अलग दिखाई दे रहा है तो विजाती है। जैसे दिखाई दिया क्या, छोटी ई और बड़ी ई, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने कह दिया छोटा आ और छोटी ओ बड़ी ई। मतलब यहाँ जितने लिखेंगे अलग करना है दोनों को, यहाँ हमेशा कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे कहते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ, लेकिन यहाँ अगर छोटा ऊ कहते हैं तो अब यहाँ छोटा ऊ नहीं आएगा, बाकी कुछ कर सकता है। यहाँ बड़ा आ कर सकते हो, ई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा क्या कि जो एक ही प्रकार से बने हुए हैं वो क्या होगा, सजातीय है। और जो अलग अलग से मिलकर बनते हैं उनको क्या कहते हैं, विजातीय स्वर कहा जाता है। लेकिन एक बात और याद रखना है कि अगर ऐसे पूछ लें कि ए और ए ये क्या होते हैं, तो अभी तो एक जैसे दिखाई दे रहा है तो सजाती है। लेकिन अगर इसी ए को अगर ऐसे पूछ लिया कि ए किससे मिलकर बनता है, तो ए बनता है आ और ई से मिलकर। और अगर ये अलग अलग दिखाई दे रहा है तो खोल के बता दिया ना उसको। तो अगर अलग अलग दिखाई दे रहा है, ऐसे पूछ लेंगे, याद रखना हमेशा कि अगर ऐसे पूछ लेते हैं कि ए जो है वो किससे मिलकर बनता है, तो ए बनता है आ और ई से मिलकर। अगर आ और ई अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, तो यही विजाती हो जाएगा। अगर ऐसे पूछते तो यही क्या हो जाता, सजाती। कैसे, जैसे अगर पूछा जाए कि ओ और औ ये क्या होते हैं, तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है एक जैसे मिलकर बने हैं, तो अभी तो ये क्या हो जाएंगे, सजाती। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि ओ किससे मिलकर बनता है, तो आ और ऊ, तो ये अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, विजाती है। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, हालांकि ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं आया, अभी तक यहाँ से प्रश्न आए हैं। लेकिन ऐसे भी आप इनको क्या करेंगे,
कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे प्रकार से यहाँ पर चीजें क्या है, कई बार पूछी जाती हैं, सजाती विजाती की भी पूछ सकते हैं। चलिए एक हम और देखेंगे यहाँ पर, एक और आ जाता है जिसको कहते हैं कि ओष्ठाकृति के आधार पर, इसको कहते हैं कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद, यहाँ से ही प्रश्न आ जाता है कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो याद रखने, अगर इसको अलग करोगे तो यहाँ दीर्घ संधि हो रही है, इसको अलग करोगे तो यहाँ बड़े आ की मात्रा आ गई, तो इसको करोगे अलग तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ प्लस आकृति। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि ओठों की आकृति कैसी हो जाती है, ओठों की आकृति के हिसाब से बताइए कि स्वरों के कितने भेद हैं। तो याद रखना, ओठों की आकृति के हिसाब से तो स्वरों के दो भेद हैं, जिसमें एक होता है जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं वृत्ताकार स्वर, और एक दूसरा होता है जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं अवृत्ताकार स्वर। कितने हो गए, दो हो गए। कौन कौन से, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तो पहला नंबर किसका है, वृत्ताकार का, और दूसरा नंबर किसका, अवृत्ताकार का। अच्छा इसका एक नाम और है, इसको और कहते हैं व्रतमुखी स्वर। क्या कहते हैं इसको, व्रतमुखी स्वर। इसका भी एक नाम और है, इसे कहते हैं अव्रतमुखी स्वर। अच्छा बात एक ही है, मुख कैसा हो जाए, व्रत के समान हो जाए, आकार कैसा हो जाए, व्रत के समान हो जाए। मुख कैसा हो जाए, व्रत के समान ना हो, क्योंकि आ का मतलब होता है नहीं। मुख कैसा हो जाए, व्रत के समान ना हो। अब व्रत मतलब कैसा होता है, गोल होता है। तो जिसको बोलने में ऐसे स्वर को बोलेंगे जिसमें जो ओठों का आकार है वो कैसा हो जाए, हमेशा गोल हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, वृत्ताकार कहते हैं। देखिए जैसे बोलते हैं छोटा ऊ, और क्या है, बड़ा ऊ। जब इसको बोलेंगे ऊ तो ओठों का आकार कैसा हो रहा है, गोल हो रहा है। अगर छोटा ऊ आ रहा है तो फिर बड़ा ऊ भी आएगा, क्योंकि दोनों को बोलते हैं तो ओठों का आकार कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है। और ये बात याद रखेंगे, फिर क्या आता है तो ओ, और क्या होता है, औ। और इनको बोलते हैं ओ, तो ओठों का आकार गोल है, आओ तो ओठों का आकार कैसा गोल है। तो या कहें गोल कहें, या क्या कहें, वृत्त के समान कहें। तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में ओठों का आकार वृत्त के समान हो जाता है या गोल हो जाता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, वृत्ताकार स्वर कहते हैं। अच्छा अवृत्ताकार स्वर क्या होते हैं, जिनको बोलने में ओठों का आकार गोल ना हो। जैसे कह रहे हैं क्या, छोटा आ। अच्छा आ को बोलिए आ, और ऊ को बोलिए, तो गोल देखिए किसमें ध्यान से हो रहा है, तो आ में गोल पूरा, ऊ में क्या हो रहा है, गोल हो रहा है। अगर आ जाएगा तो फिर बड़ा आ भी आ जाएगा, क्योंकि बड़े आ में भी गोल नहीं होता है। इसके अलावा ई, और क्या है, बड़ी ई, ये तो बिल्कुल ही अलग हो रहा है, गोल नहीं होता। ई इसमें गोल नहीं होता है, बड़ी ई इसमें भी गोल नहीं होता है। और याद रखना, जहाँ होगा ई वहीं होगा री, तो याद कर लो, जहाँ होगा ई वहीं होगा री, क्योंकि दोनों को बोलने का तरीका कैसा है, एक जैसा है। तो चार यहाँ हो गए, और यहाँ पांच हो गए, पांच चार कितने हो गए, नौ। अभी और बचे हुए हैं, तो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, हाँ। अब बचा है क्या, ए, इसमें भी गोल नहीं होता। और क्या है, अय, इसमें भी क्या, गोल नहीं होता। जिसमें गोल ना हो वो सबके सब क्या कहलाते हैं, अवृत्ताकार। और जिसमें गोल हो जाए उसी को क्या कहते हैं, अवृत्ताकार कहते हैं। तो क्लियर है बात है कि नहीं, कि ओष्ठाकृति के आधार पर कितने हो गए, तो याद रखेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर हो गए दो। अब इसमें और भी कई सारी चीजें हैं, देखिए ध्यान से। एक और होता है, एक होता है जीव के आधार पर स्वरों के भेद। जीव के आधार पर स्वरों के भेद। जीव के आधार पर जब भी स्वर है समय का ओष्ठों के आधार पर। अब कौन सा है, जीव के आधार पर स्वरों के भेद। तो याद रखेंगे, जीव के आधार पर जो स्वर होते हैं वो हमेशा याद रखेंगे तीन प्रकार से होते हैं। इसके प्रकार कितने हैं, तो तीन है। जिसमें एक होता है जिसे कहते हैं अग्र स्वर, और दूसरा होता है उसे कहते हैं मध्य स्वर, और तीसरा होता है जिसे कहते हैं पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर, और क्या है, पश्च स्वर। अच्छा कई सारे विद्वान हैं, उनने तो तीन बताए हैं, अग्र मध्य और पश्च। और कई सारे विद्वान हैं, उनने दो ही बताए हैं। तो जब दो बताए हैं तो एक तो ये बताया है, एक तो कौन सा बताया है, एक बताया उन्होंने अग्र,
और एक बताया है फर्स्ट, उन्होंने मध्य को बताया ही नहीं है। और तीन बताया तब मध्य को जोड़ देना। अब ध्यान से सुन लो, जब जीव का देखते हैं तो जीव का ये हिस्सा आगे वाला होता है, तो इसी को कह दिया उन्होंने क्या, अग्र। और जो पीछे वाला है इसको क्या कह दिया, पश्च। और जो बीच वाला है इसको कह दिया क्या, मध्य। जीव के आगे का हिस्सा अग्र, पीछे का हिस्सा पश्च और बीच का हिस्सा क्या हो गया, मध्य। कई सारे विद्वानों ने बीच का हिस्सा नहीं बताया, तो नहीं बताएगा तब करेंगे क्या, तब मध्य का जो हिस्सा होगा वो हमेशा किस में जाएगा, पश्च में जाएगा। और एक बात याद रखेंगे क्या, कि मध्य स्वर केवल एक ही होता है जिसका नाम क्या है, छोटा आ। लेकिन जिस विद्वान ने मध्य स्वर को नहीं बताया है, तब छोटा आ कहाँ चला जाएगा, तब यही छोटा आ कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ। ये बात समझ में आ गई क्या कह रहे हैं। अगर छोटा होता तो मध्य स्वर है, क्योंकि जीभ के बीच के हिस्से से ही बोला जाता है। लेकिन अगर मध्य स्वर ऑप्शन नहीं आता तो ये किसमें रखा जाएगा, फर्स्ट स्वर में। अब बात आती है यहाँ पर क्या, कि जब हम बोलते हैं ई, ई जब भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जीभ के आगे हिस्से से बोली जा रही है, तो इसलिए अग्र स्वर ये हो जाएगा, क्योंकि जीभ का जिसमें आगे वाला हिस्सा काम करे वही तो अग्र स्वर होता है। अगर ई आएगी तो फिर क्या आएगी, बड़ी ई भी आएगी। इसके अलावा और क्या है, ए और क्या है, अय। क्योंकि ए और अय ये भी जीभ के आगे के हिस्से से बोले जाते हैं, बोल के देखना तब और मालूम पड़ेगा। तो ई, बड़ी ई, ए और अय, अभी बताया था, जहाँ होगी ई वहीं होगी री, तो री होगी और ई होगी वहीं होगी। तो चार, एक कितने में, पांच, एक कितने में, छह। अब अगला सुनिए ध्यान से, एक होता है यहाँ पर क्या, ओ। जब ओ को बोलते हैं तो जीभ का पीछे वाला हिस्सा काम करता है, ओठ तो आगे आ जाते हैं। तो ये ओ जो होता है वो कहाँ आता है, फर्स्ट स्वर में आता है। अगर ओ आएगा तो फिर औ भी किस में आएगा, फर्स्ट स्वर में आएगा। तो ओ आ गया और कौन सा आ गया, औ भी आ गया। और याद रखेंगे तो फिर ऊ भी आएगा और औ भी आएगा, क्योंकि यही बताया था ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आ, ये साथ में चलते हैं, तो ये चारों के चारों कहाँ गए, साथ में आ गए। तो चार और एक पांच, पांच और चार नौ, और एक कितने हो गए, 10। अब कौन सा बच रहा है, हाँ अब एक बच रहा है बड़ा आ। तो बड़ा आ भी यहाँ आता है। अगर ऐसे याद हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं याद हो जाए तो इसकी एक ट्रिक भी है। इसकी ट्रिक क्या है, ये सुनो ध्यान से। ट्रिक क्या है कि इसमें देखो, तीन नंबर पे कौन आ रहा है, तीन नंबर पे आ रहा है क्या, फर्स्ट सर। तीन नंबर पे क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। अच्छा, जब आ को बनाते हैं शुरुआत में तीन बनाते हैं, देखो बन रहे हैं। देखो यहाँ पे जाएंगे, शुरुआत में क्या बनना है, तीन बनना है। शुरुआत में क्या बनना है, तीन बनना है। शुरुआत में क्या बन रहे हैं, तीन बन रहे हैं। तो तीन के साथ तीन मिला दो, यहाँ कभी तीन नहीं बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा, अग्रज। यह एक प्रकार की क्या है, ट्रिक है। तो ये जो है वर्णमाला का पहला भाग था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले भाग में, वर्णमाला का ही सेकंड पार्ट होगा। धन्यवाद।